नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हिंदू एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। आज की इस वीडियो में हम स्टडी करने वाले हैं अबाउट स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट ड्रग्स, वो ड्रग्स जो यूज हो रही है फॉर मसल रिलैक्सेशन। मसल रिलैक्सेशन का मतलब कि अगर आपकी जो मसल्स है वो एक लिमिट से ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, मीन स्टिफ रह रही है, तो मसल स्टिफनेस को क्योर करने के लिए मसल रिलैक्सेंट ड्रग्स का यूज़ किया जाता है। अब ये जो मसल रिलैक्सेशन है या मसल कॉन्ट्रैक्शन है किस तरीके से होती है, इस पे हमने बहुत ही 2 वीडियोस डाली है, बहुत ही एक अच्छे तरीके से और कॉन्साइज़ वे में आपको समझाने की कोशिश करी है। आप जाके हमारे चैनल पे उस वीडियो को चेकआउट ज़रूर करिएगा। दीज आर द ड्रग्स दैट आर यूज्ड फॉर मसल रिलैक्सेशन। तो ये जो दोनों ड्रग्स है ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम और सेंट्रल नर्वस सिस्टम दोनों पे एक्ट कर सकती है। पेरिफेरल मींस जो अदर देन योर ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, और सेंट्रल जिसमें ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड इंक्लूडेड है। अगर हम पेरिफेरल की बात करें तो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे काम करती है। जब हमने ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम स्टडी करा था तो उसमें जब हमने स्टडी करा था अबाउट वेरियस रिसेप्टर्स, तो वहाँ पे रिसेप्टर्स थे निकोटिनिक एंड मस्करेनिक रिसेप्टर्स। निकोटिनिक रिसेप्टर्स जो होते हैं वो दो तरीके से होते हैं, न्यूरोमस्कुलर, न्यूरोन्यूरोनल। न्यूरोमस्कुलर रिसेप्टर्स जो होते हैं वो न्यूरॉन को मसल से जोड़ के रखते हैं, न्यूरोन्यूरोनल न्यूरॉन को न्यूरॉन से जोड़ के रखते हैं। वहीं पे अगर हम बात करें जो ये ड्रग्स है ये एनएमजे जंक्शन पे, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे काम करेगी, तो इसका जो मेजर एक्शन रहेगा वो न्यूरोमस्कुलर सिस्टम पे रहेगा या न्यूरोमस्कुलर रिसेप्टर्स पे रहेगा। सेंट्रल सिस्टम की बात करें तो सेरेब्रोस्पाइनल एक्सिस पे इसका काम रहेगा, जहाँ पे मेजर फंक्शन रहता है मसल मूवमेंट्स का, और मसल मूवमेंट्स की जो भी प्रोसेसिंग हो रही है या फिर इंफॉर्मेशन गैदरिंग या जो भी हो रहा है वो सारा इस एरिया में रहता है। इंफॉर्मेशन का आदान प्रदान इस एरिया से होता है। जो आपके पास ये ड्रग्स है इनका मेजर जो यूज रहता है या मेजर जो एक्शन रहता है वो लोअर लिम्स हो गया, एब्डोमिनल एरिया हो गया, इनकी रिलैक्सेशन करना, बिकॉज ज्यादातर केसेस में हम इन्हीं एरियाज में जो आपके मस्कुलर एरियाज है वहां पे रिलैक्सेशन की जरूरत होती है। और साथ के साथ अगर हम बात करें तो ये स्पाज्मोलाइटिक ड्रग्स भी होती है, मीन स्पाज्म को खत्म करती है, मसल स्पैज्म्स को खत्म करती है। ज्यादातर जो इन ड्रग्स का यूज होता है वो विद जनरल एनेस्थेटिक्स होता है। क्यों? क्योंकि जनरल एनेस्थेटिक्स तब यूज होती है जब आपको कोई भी सर्जिकल प्रोसीजर करना है। अब सर्जिकल प्रोसीजर करना है तो वहां पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ आ जाता है कि हमें मसल्स को रिलैक्स फॉर्म में रखना है, मसल्स को बहुत ही ज्यादा स्टिफ नहीं रखना है। तो मसल्स को अगर हमें रिलैक्स करना है तो हमारे पास सिंपल सी बात होनी चाहिए कि मसल रिलैक्सेंट्स का यूज करें। तो वहां पे हम जनरल एनेस्थेटिक एजेंट्स का यूज करेंगे, क्योंकि जनरल एनेस्थेटिक एजेंट्स की मसल रिलैक्सेंट प्रॉपर्टी इतनी पोटेंट नहीं होती है, बट फिर भी हमें एज अ कॉम्बिनेशन वी कैन यूज टू पोटेंशिएट देयर एक्शन। फर्दर अगर बात करें इनका जो बेसिक रोल है, अगर हम मेडिकल टर्म्स में बोले तो स्पाज्मेटिक न्यूरोनल कंडीशंस में इनका यूज होता है। तो ये थी जनरल इंट्रोडक्शन अबाउट द स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट्स। अब फर्दर ड्रग्स देते हैं, ड्रग्स देखते हैं कि कौन कौन सी ड्रग्स है जो यूज हो रही है। जैसे आपको बोला कि जो एक्शन है वो दो एरियाज पे रहेगा, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम और सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे। तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम पे एक्टिंग होगी ड्रग्स, तो सबसे पहले पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में न्यूरोमस्कुलर जंक्शन ब्लॉकर्स रहेंगे। उनमें जो सबसे पहली कैटेगरी रहेगी वो रहेगी नॉन डिपोलराइजिंग ब्लॉकर्स की। नॉन डिपोलराइजिंग ब्लॉकर्स वो ब्लॉकर्स होते हैं जो एसिटाइल कोलिन के साथ कॉम्पिटिशन लगाते हैं। कॉम्पिटिटिव ब्लॉकर्स होते हैं एसिटाइल कोलिन के, ताकि वो न्यूरोमस्कुलर रिसेप्टर पे जाके बाइंड हो सके, रिसेप्टर पे अपने कब्जा कर सके और फर्दर किसी भी अदर मॉलिक्यूल को आके वहां बाइंड ना करे। क्योंकि एसिटाइल कोलिन अगर बाइंड होगा तो वहां से एक्शन पोटेंशियल की जनरेशन शुरू हो जाएगी, इसलिए वी यूज नॉन डिपोलराइजिंग ब्लॉकर। ये क्लासिफाइड है ऑन द बेसिस ऑफ द एक्शन प्रॉपर्टीज, जैसे लॉन्ग, इंटरमीडिएट एंड शॉर्ट। ये जो सारी ड्रग्स है आपके, these are basically obtained from Curer. It is a alkaloidal drug, एक alkaloidal drug है Curer, जिसे हम एरो पॉइजन भी बोलते हैं। जो इसका जो प्लांट है दैट इज कॉन्डेंडेंड्रॉन टोमेंटोसम, जहां से आपको क्यूरेर मिलती है। क्यूरेर एरो पॉइजन इसलिए बोला जाता है क्योंकि प्राचीन जमाने में वो जो धनुष बाण होता है, जो बाण पे रख के, बेसिकली एरो पे रख के इस ड्रग को या फिर एरो में फिलअप करके शिकार करने के लिए यूज किया जाता था, क्योंकि ये मसल पैरालिसिस करवा सकती थी। तो एक तरीके से अगर हम बात करें मसल रिलैक्सेंट्स की, अगर डोज बढ़ जाए तो टॉक्सिसिटी में मसल पैरालिसिस होना एक बहुत ही कॉमन चीज रहती है। कॉमन नहीं बोलूंगा, कॉमन ही बोलूंगा, बिकॉज इस पॉइंट ऑफ व्यू से ये कॉमन रहेगा। और फर्दर आपके पास ये ड्रग्स आ जाती है डी टबुक्रानिन, जो सबसे पहली ड्रग थी जिसे हम क्यूरेर क्लास में भी क्यूरेर में पाई जाती है। पैनक्यूरोनियम, डॉक्साक्यूरोनियम और पाइपक्यूरोनियम। इंटरमीडिएट पे सॉरी एट्राक्यूरियम, सिस एट्राक्यूरियम, ये दोनों ड्रग्स हॉफमैन एलिमिनेशन फॉलो करती है जनरल फार्माकोलॉजी पे, हमने कवर आउट किया हुआ है। रोक्यूरोनियम और रेपाक्यूरोनियम एंड मीवाक्यूरोनियम इज द शॉर्टेस्ट एक्टिंग ड्रग।
फर्दर सेकंड क्लास के बारे में बात करें तो डीपोलराइजिंग ब्लॉकर्स रहेंगे ये। डीपोलराइजिंग ब्लॉकर्स न्यूरोमस्कुलर रिसेप्टर्स के नॉन कॉम्पिटिटिव ब्लॉकर्स रहते हैं। सिंपल सी भाषा में अगर मैं बोलूँ तो इसमें आपके पास सक्सिनाइलकोलिन और डेकामिथोनियम है। सक्सिनाइलकोलिन को स्यूडोकोलिनेस्टरेज भी बोलते हैं और डेकामिथोनियम भी इसी की क्लास की एक ड्रग रहती है। और सक्सिनाइलकोलिन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ड्रग रहेगी यहाँ पे, तो ध्यान से मैकेनिज्म ऑफ एक्शंस वाले पार्ट को भी ध्यान से देखिएगा। ये तो हो गए पेरिफेरल एक्टिंग के पास। पेरिफेरल एक्टिंग में एक और कैटेगरी रहती है डायरेक्ट एक्टिंग। डायरेक्ट एक्टिंग का एक्शन रहेगा सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। देखिए प्रीवियस वीडियो में हमने स्टडी करा है सारा अबाउट मसल एक्टिविटी, फिर भी आपको थोड़ा सा यहाँ बता देता हूँ। जब एसिटाइल कोलिन आएगा, एक एक्शन पोटेंशियल की जनरेशन करेगा, तो सेल के अंदर सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक्टिवेट हो जाएगा, वो कैल्शियम रिलीज करेगा। और सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में राइनोडिन रिसेप्टर्स होते हैं, वो इनिशिएट करते हैं कैल्शियम के रिलीज को। तो जो डायरेक्ट एक्टिंग ड्रग है वो कैल्शियम के रिलीज को इनहिबिट करती है फ्रॉम दी सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। आपने इतनी सी चीज याद करनी है बस। फर्दर अगर बात करें सेंट्रल एक्टिंग में, तो आपके पास मेफेंशिन ग्रुप, बेंजोडाइazepine, गाबा माइमेटिक्स और सेंट्रल अल्फा 2 एगोनिस्ट ड्रग्स आ जाती है। अब इस पूरी ड्रग्स को हम इन डिटेल स्टडी करेंगे इस वीडियो में, तो इन डिटेल पूरे एंड तक बने रहिएगा। फर्दर अगर पहले बात करें मैकेनिज्म ऑफ एक्शंस की, तो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में हमारे पास पेरिफेरल एक्टिंग ड्रग्स की मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देख लेते हैं। तो सबसे पहले नॉन डिपोलराइजिंग ब्लॉकर है, ये कॉम्पिटिटिव ब्लॉकिंग करेगी न्यूरोमस्कुलर रिसेप्टर की, ताकि वहां पे एसिटाइल कोलिन आके बाइंड ना कर सके, क्योंकि एसिटाइल कोलिन अगर आके बाइंड करेगा तो आपकी फर्दर मसल कॉन्ट्रैक्शन की जो भी इनिशिएशन स्टार्ट हो जाएगी। फर्दर अगर बात करें डीपोलराइजिंग की, तो ये नॉन कॉम्पिटिटिव ब्लॉकर है एनएम रिसेप्टर्स का, नॉन कॉम्पिटिटिव ब्लॉकिंग कर रहा है यहाँ पे। और साथ के साथ जो डायरेक्ट एक्टिंग ड्रग्स है, ये डायरेक्ट कैल्शियम के रिलीज को फ्रॉम द सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम उसे इनहिबिट करती है। तो पेरिफेरल एक्टिंग में ये 3 पॉइंट्स है। ये 3 पॉइंट जैसे लर्न हो गए उससे सारी ड्रग्स लर्न हो जाएगी, और सारे पॉइंट्स जो भी क्वेश्चन कॉम्पिटिशन पॉइंट ऑफ व्यू से, वो सारी चीजें लर्न हो जाएगी। फर्दर बात करें ड्रग्स के बारे में, ड्रग स्पेसिफिकेशंस के बारे में अगर बात करें, तो हमारे पास जो ड्रग्स है, सॉरी, उनकी स्पेसिफिकेशंस के बारे में इन डिटेल स्टडी करना स्टार्ट कर देते हैं। तो हमारे पास जो ड्रग्स है उसमें स्पेसिफिकेशन में सबसे पहले क्यूरेर जो है, जिसे हम एरोपॉइजन भी बोलते हैं, कॉर्डेटेंड्रोन टोमेंटोसम से पाई जाती है। फर्दर जो आपके पास ये सारी ड्रग्स है फ्लैसिड पैरालिसिस कर रही है। फ्लैसिड पैरालिसिस का मतलब कि आपकी मसल्स में पैरालिसिस की कंडीशन। पैरालिसिस का क्या मतलब होता है कि मसल वर्क नहीं कर रहा है, मसल कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रहा है, तो मसल रिलैक्सेंट फ्लैसिड पैरालिसिस कर सकते हैं, मींस वीक पैरालिसिस दैट कैन बी अचीव। मसल की जो अगर आपने ड्रग को विड्रॉ कर लिया या थोड़ी देर बाद मसल कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगी, बट मेजर पैरालिसिस में क्या होता है, मसल कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो पाती, मसल इनएक्टिवेट हो जाती है या फिर इनएक्टिव हो जाती है, मसल अपनी मूवमेंट्स नहीं कर पाती है, जो मेजर मूवमेंट्स आती है कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन की। फर्दर अगर बात करें, जो ये सारी ड्रग्स है क्यूरेर क्लास की जो ड्रग्स है, ये वेनस रिटर्न को जो कम कर देती है, जिसके कारण कार्डियक अरिथमिया की कंडीशन या फिर कार्डियक रिलेटेड एडवर्स इफेक्ट्स जो आपकी क्यूरेर क्लास में है वो थोड़े से बढ़ जाते हैं। फर्दर अगर बात करें, गैंग्लियोनिक ब्लॉकेड हो रही है यहाँ पे निकोटिनिक और निकोटिनिक न्यूरोनल रिसेप्टर्स पे, जो हमारे पास दूसरे टाइप के रिसेप्टर्स होते हैं निकोटिनिक के, एनएन रिसेप्टर्स, वहां पे भी थोड़ी सी गैंग्लियोनिक ब्लॉकेड कर रहे हैं, मीन्स गैंग्लिया में थोड़ी सी ब्लॉकेज कर रहे हैं, जिसके कारण आपके पास कई सारी कंडीशंस में सीवियस डिसऑर्डर या रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स की कंडीशन या रेस्पिरेटरी डिप्रेशंस की कंडीशन भी कई केसेस में प्रोड्यूस हो सकती है। फर्दर अगर बात करें, ये जो आपकी ड्रग्स है क्यूरेर क्लास की ड्रग्स है, ये हिस्टामिन रिलीज करती है। हिस्टामिन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके पास ऑटोकॉइड है, ठीक है। हिस्टामिन का रिलीज कर रही है फ्रॉम द मास्ट सेल, तो हिस्टामिन रिलीज इज ऑल्सो रिलेटेड टू योर वेजोडाइलेशंस। डायलेशन करेगा तो यहाँ पे हार्ट रेट में चेंजेस करेगा, हार्ट रेट में चेंजेस मींस ब्रैडिकार्डिया की कंडीशन भी प्रोड्यूस कर सकता है, जिसके कारण आपके पास कार्डियक डिसऑर्डर्स या कार्डियक फैटिलिटीज बहुत ही बढ़ जाती है अगर आप कोई भी क्यूरेर क्लास की ड्रग यूज करो, जैसे डी टबोक्रेरिन, मेवाग्यूरियम, ये सारी ड्रग्स। फर्दर अगर बात करें, ये सारी ड्रग्स ब्रैडिकार्डिया प्रोड्यूस कर सकती है। जितने भी आपके न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर्स है वो सारे क्वाटनरी अमोनियम कंपाउंड्स है। क्वाटनरी अमोनियम कंपाउंड्स है तो मतलब क्या हुआ कि वाटर सॉल्युबल कंपाउंड्स है, ब्रेन को क्रॉस नहीं करेंगे तो सिडेशन होने के चांसेस बहुत ही कम रहते हैं। फर्दर अगर बात करें, क्यूरेर की तरह जो आपके पास इफेक्ट्स है, जैसे हमारे पास क्यूरेर लाइक इफेक्ट्स का मतलब कि जो क्यूरेर क्लास की ड्रग है जैसे डी टबोक्रेरिन, ऐसे जो अफेक्टिंग प्रॉपर्टीज है या ऐसी जो एक्शंस है वो आपकी कुछ एंटीबायोटिक जैसे अमाइनोग्लाइकोसाइड, पॉलीमिक्सिन या टेट्रासाइक्लिन्स भी दे सकती है, लेकिन इनको स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट की कैटेगरी में नहीं रखा, क्योंकि जो इनकी ये प्रॉपर्टीज है काफी स्लो रहती है या फिर हम बोले काफी डिफ्रेंशिएट करती है फ्रॉम द मेजर एक्शन। तो इनका जो मेजर एक्शन है वो किसी भी एक किसी भी एक इन्फेक्शियस डिजीज को या फिर माइक्रोबियल डिजीज को ट्रीट करने के लिए यूज हो रहा है। फर्दर अगर और स्पेसिफिकेशंस के बारे में बात करें, तो हमारे पास और स्पेसिफिकेशंस आ जाती है कि जो अब
आपके पास जो स्पेसिफिकेशन आएगी ये क्यूरेर क्लास में जो ड्रग्स है या फिर हम पेरिफेरल एक्टिंग की जो ड्रग्स है उनकी सारी स्पेसिफिकेशन यहाँ आ जाएगी। डॉक्साक्यूरियम सबसे लॉन्गेस्ट एक्टिंग है, जो कि हमने क्लासिफिकेशन में भी पढ़ा, सबसे लॉन्गेस्ट एक्टिंग मसल रिलैक्सेंट हो जाती है। मीवाक्यूरोनियम सबसे शॉर्ट एक्टिंग है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ नॉन डिपोलराइजिंग में। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए विच ऑफ द फॉलोइंग पेरिफेरल एक्टिंग ड्रग्स हैव द शॉर्टेस्ट एक्शन ऑफ मसल रिलैक्सेंट, तो वहां पे आप सक्सिनाइल कोलिन करोगे, क्योंकि सक्सिनाइल कोलिन मीवाक्यूरोनियम से भी ज्यादा शॉर्ट एक्टिंग रहेगा। लेकिन अगर आपसे डीपोलराइजिंग बोला है तो वहां मीवाक्यूरोनियम करोगे। मीवाक्यूरोनियम शॉर्ट एक्टिंग है तो इसमें सीवियस कॉम्प्लिकेशंस थोड़ी सी कम हो जाती है। जैसे कि आपको बताया कि हिस्टामिन रिलीज कर रहा है, तो डी टर्बोक्रारिन में सबसे ज्यादा हिस्टामिन रिलीज होगा, और सिस एट्राक्यूरियम जो कि एट्राक्यूरियम का ही एक सिस फॉर्म है, उसमें सबसे कम आपको हिस्टामिन रिलीज देखने को मिलता है। पैनक्यूरोनियम जो है वो आपकी M2 मस्करेनिक 2 रिसेप्टर पे भी ब्लॉक कर सकती है, तो वहां पे आपको टैकीकार्डिया की कंडीशन प्रोड्यूस करेगी। एक लौती ऐसी ड्रग है जो ब्रैडीकार्डिया की जगह टैकीकार्डिया प्रोड्यूस कर सकती है, वेगोलाइटिक एक्शन देती है। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 2016 में एक क्वेश्चन पूछा गया था, विच ऑफ द फॉलोइंग मसल रिलैक्सेंट ड्रग्स कैन प्रोड्यूस टैकीकार्डिया इंस्टेड ऑफ ब्रैडीकार्डिया, तो वहां पे पैनक्यूरोनियम है। रीजन ये रहता है क्योंकि M2 रिसेप्टर पे ब्लॉकिंग कर रहा है, तो वेगोलाइटिक एक्शन भी प्रोड्यूस कर सकता है। वीकोरोनियम एक और इंपॉर्टेंट ड्रग है जो कार्डियक पेशेंट्स में यूज करी जा सकती है। वीकोरोनियम जैसे मैंने आपको बोला कि जो आपकी क्यूरेर क्लास की या फिर पेरिफेरल एक्टिंग में जो ड्रग्स है, जो कॉम्पिटिटिव ब्लॉकर्स है, ये जो ड्रग्स है इनको कार्डिक पेशेंट्स पे बहुत कम यूज करते हैं, बिकॉज कार्डिक कॉम्प्लिकेशंस बहुत ज्यादा है, हिस्टामिन रिलीज है, गैंग्लियोनिक ब्लॉकेट कर रहा है, ऊपर से वेगोलाइटिक एक्शंस भी दे सकता है, कई सारी कॉम्प्लिकेशंस है। लेकिन एक ऐसी ड्रग है वीक्यूरोनियम जिसका यूज आप कार्डिक पेशेंट्स में कर सकते हो, बट एक डिसएडवांटेज ये रहता है कि हिपैटोटॉक्सिसिटी का रेट इसमें बहुत ही ज्यादा रहता है, हिपैटो और बाइलरी टॉक्सिसिटी काफी रहती है, इसलिए हमें थोड़ा सा पर्सपेक्टिव यहाँ पे देखना पड़ता है। लेकिन कार्डिक पेशेंट्स में हम इसका यूज कर सकते हैं। फ्लैसिड पैरालिसिस बाय डिपोलराइजिंग ब्लॉकर इज रिवर्स्ड बाय नियोस्टिकमिन, मतलब अगर फ्लैसिड पैरालिसिस की जो कंडीशन है थोड़ी सी सीवियर हो जाए तो इसको आप रिवर्स भी कर सकते हो बाय द नियोस्टिकमिन। नियोस्टिकमिन भी एक क्वाटरनरी अमोनियम कंपाउंड ही रहता है, एंटीकोलिनेस्ट्रेस ड्रग है आपके पास। सक्सिनाइल कोलिन इज द शॉर्टेस्ट एंड फास्टेस्ट एक्टिंग स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट, जैसे मैंने आपको बताया। मीवाक्यूरियम पूछा है तो आप बोलोगे नॉन डिपोलराइजिंग में शॉर्टेस्ट है, लेकिन पूरी स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट पेरिफेरल में या फिर अब पूरे बोलो तो बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि उसकी जगह सक्सिनाइल कोलिन होगा। सक्सिनाइल कोलिन एक स्यूडोकोलिनेस्ट्रेस ड्रग है और इसका बहुत ही शॉर्ट और क्विक एक्शन रहता है, बहुत ही क्विक एक्शन रहता है, क्योंकि ये डिग्रेडेशन इसकी फास्ट रहती है। फर्दर अगर बात करें, सक्सिनाइल कोलिन जो है वो ट्रैकियल एंडोस्कोपी, जिसे एंडोथीकल इंक्यूबेशन भी बोलते हैं। एंडोस्कोपी एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एक पाइप को विद द कैमरा इज इंसर्टेड इन योर माउथ और थ्रू योर रेक्टल रीजन टू फाइंड आउट एनी कॉम्प्लिकेशंस और एनी टाइप ऑफ इंजरीज इन योर बेसिकली एलिमेंट्री कैनाल, तो वहाँ एलिमेंट्री कैनाल और एनी अदर एरियाज, ठीक है, तो वहां पे आप एंडोस्कोपी का यूज करते हैं ज्यादातर केसेस में। और ट्रैकियल एंडोस्कोपी में हम सक्सिनाइल कोलिन को यूज करते हैं, क्योंकि मसल रिलैक्सेशन करेगा तो जो ट्यूब है वो आसानी से नीचे जा सकती है। सक्सिनाइल कोलिन जो है वो हाइपरकैलेमिया की कंडीशन भी प्रोड्यूस कर सकता है। हाइपरकैलेमिया मीन्स पोटेशियम का कंटेंट जो है या आयनिक कंटेंट जो है वो बढ़ाएगा। अगर आयनिक कंटेंट बढ़ाएगा तो यहाँ पे आयन कंसंट्रेशन डिसबैलेंस होगी, आयन कंसंट्रेशन डिसबैलेंस होगी तो कार्डियक अरिथमियाज की कंडीशन, रिदम जो है, जो रिदम है हार्ट बीट की, लब डब की रिदम है वो डिसरप्ट हो जाएगी। लब डब की रिदम डिसरप्ट होगी तो कार्डियक अरिथमिया की कंडीशन प्रोड्यूस हो सकती है, क्योंकि इंटरवल प्रोलॉन्गेशन, ऐसी कंडीशंस देखने को कई बार देखने को मिल सकती है। डिकामेथोनियम एक और ड्रग है जो कि आपकी क्लिनिकली यूज नहीं की जाती, बिकॉज ड्यू टू सम वेरियस सीरियस कॉम्प्लिकेशंस। फर्दर अगर और पॉइंट्स के बारे में बात करें, ड्रग स्पेसिफिकेशंस में ही बहुत पॉइंट्स है, क्योंकि सिर्फ वो पॉइंट्स लेके आया है जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। सक्सिनाइल कोलिन को थायोपेंटोन सोडियम एक आपके पास जनरल एनेस्थेटिक ड्रग है जिसको आप बिल्कुल भी यूज नहीं करोगे विद द सक्सिनाइल कोलिन, क्योंकि अगर इन दोनों को यूज किया जाता है तो केमिकल रिएक्शन दे सकती है, केमिकल इनएक्टिवेशन हो सकती है, दोनों एक दूसरे से केमिकली रिएक्ट कर सकती है। जनरल एनेस्थेटिक ड्रग्स के साथ यूज किया जाता है ताकि एक्टिविटी को पोटेंशिएट कर सके। जनरल एनेस्थेटिक की 3 या 4 बेसिक प्रॉपर्टीज हो सकती है: टेम्पररी लॉस ऑफ मेमोरी, टेम्पररी लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, टेम्पररी लॉस ऑफ पेन, ऑल्सो हैविंग अ मसल रिलैक्सेंट एक्टिविटी, क्योंकि अगर आपको सर्जिकल प्रोसीजर करना है तो मसल्स को रिलैक्स ही करना पड़ेगा, मसल स्टिफ नहीं होनी चाहिए वहां पे, तो मसल रिलैक्सेंट प्रॉपर्टीज देनी पड़ेगी। अगर जनरल एनेस्थेटिक्स के साथ यूज करोगे तो एक्टिविटी पोटेंशिएट कर सकती है। एक्टिविटी कौन सी? सिर्फ और सिर्फ मसल रिलैक्सेशन की, क्योंकि सेडेटिव एक्टिविटी पेरिफेरल में तो बिल्कुल नहीं होगी या फिर बहुत ही कम होगी। जो भी आपकी एंटीकोलिनेस्ट्रेज है, वो जो भी एंटीकोलिनेस्ट्रेज ड्रग रहती है आपके पास,
वो सारे कॉम्पिटिटिव जो ब्लॉकर्स है आपके पास, जो क्यूरेर क्लास की ड्रग्स है, उनके एक्शन को रिवर्स कर सकती है। जैसे मैंने आपको नियोस्टिग्मिन के बारे में बताया। और कुछ कुछ एंटीबायोटिक्स है जो एसिटाइल कोलिन के रिलीज को कम करती है मोटर न्यूरॉन से। एसिटाइल कोलिन मेजर यहाँ सिस्टम है जो एक्शन देगा, क्योंकि हम पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के बारे में बात कर रहे हैं, और जो मेजर मसल मूवमेंट्स में इसी का काम रहेगा। तो मैंने अभी आपको बताया अमाइनोग्लाइकोसाइड, टेट्रासाइक्लिन, ये ऐसी ड्रग्स है जिनके मसल रिलैक्सेंट प्रॉपर्टीज होती है, लेकिन कैसे होती है, क्योंकि ये एसिटाइल कोलिन का जो रिलीज है न्यूरोनल एंड से वहां कम कर देगी। अगर रिलीज कम होगा एसिटाइल कोलिन का, तो एसिटाइल कोलिन मसल एंड प्लेट पे कम जाएगा, मसल एंड प्लेट पे कम जाएगा तो डिपोलराइजेशन कम होगी, डिपोलराइजेशन अगर कम होगी तो फर्दर जो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कैल्शियम रिलीज होगा वो भी कम होगा, और एक्टिन मायोसिन में ओवरलैपिंग भी कम होगी, जिससे मसल रिलैक्सेशन प्रोड्यूस होगी। तो इस तरीके से आपको सारी चीजें इंटरकनेक्टेड मिलेगी, सारी चीजें फर्दर। और अगर बात करें हम यहाँ पे डेंट्रोलिन सोडियम, अब थोड़ी सी अब डायरेक्ट एक्टिंग में आ जाते हैं। डेंट्रोलिन सोडियम मैलिगेंट हाइपोथर्मिया में यूज हो रही है। बहुत ही एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे, मैलिगेंट हाइपोथर्मिया में इसका यूज हो रहा है, और इट इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट ड्रग। अगर आप क्वेश्चन पूछा जाता है विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग्स आर यूज्ड इन द मैलिगेंट हाइपोथर्मिया और एक्ट्स बाय इनहिबिटिंग द कैल्शियम रिलीज, तो वहाँ पे एक डेंट्रोलिन सोडियम बहुत ही इंपॉर्टेंट ड्रग हो जाती है। फर्दर बात करें क्यूनिन, जो इकलौती एंटी मलेरियल ड्रग है जिसका यूज एज अ मसल रिलैक्सेंट हो रहा है नॉक्टर्नल लेग क्रैम्प्स, मतलब नाइट टाइम पे जो लेग क्रैम्प्स होते हैं, मसल एकदम क्रैम्प हो जाती है। जैसे आजकल ठंड है तो ठंड में क्या होता है, सोते सोते एकदम से मसल क्रैम्प्स हो जाते हैं, तो उसमें क्यूनिन का यूज होता है। फर्दर अगर एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि प्रीवियस ईयर्स में पूछा गया है, जो मेजर ड्रग टॉक्सिसिटीज है आपकी पेरिफेरल में, वो रेस्पिरेटरी पैरालिसिस हो सकती है, क्योंकि एब्डोमिनल मसल पैरालिसिस करिए तो एब्डोमिन में आपका लंग सिस्टम भी आ जाता है, और रेस्पिरेटरी पैरालिसिस कर सकती है। जो आपकी क्यूरेर क्लास की ड्रग्स हैं इनके सीवियस कॉम्प्लिकेशन ज्यादा रहती है, तो वेक्यूरोनियम जो कार्डिक पेशेंट्स में यूज करी जा सकती है, लेकिन हेपेटोटॉक्सिसिटी ज्यादा है, और कार्डियोवास्कुलर कोलैप्स भी कर सकती है क्योंकि मसल एक्टिविटीज में डिसरप्शन करेगी। अस्थमा प्रेसिपिटेशन कर सकती है। किस तरीके से अस्थमा प्रेसिपिटेट करेगी, हिस्टामिन का अगर रिलीज हो रहा है, अगर हिस्टामिन का रिलीज हुआ, डी टर्बोकुरारिन यूज करी है या सिरसट्राक्यूरियम यूज करी है, जो मिनिमम है और मैक्सिमम है, तो हिस्टामिन रिलीज हुआ, उसने ब्रोंकोस्पाज्म किया। ब्रोंकोस्पाज्म किया मींस आपके ब्रोंकियल ट्रैक को बहुत ही नैरो कर दिया, और अस्थमा के पेशेंट्स में तो पहले से ही नैरो होता है, लेकिन अगर वैसे ही नैरो हो चुका है यहाँ पे, तो अस्थमा प्रेसिपिटेट हो सकता है, और मैलिगेंट हाइपोथर्मिया की कंडीशंस भी यहाँ पे यूजेज हो सकती है। तो ये सारी थी अबाउट द पेरिफेरल एक्टिंग एजेंट्स। ठीक है, अब बात करते हैं अब सेंट्रल एक्टिंग ड्रग्स। हम उन ड्रग्स के बारे में बात करेंगे जो सेंट्रल एक्शन दे रही है आपके पास। ठीक है, सेंट्रल एक्टिंग ड्रग्स जो है उनका मेजर एक्शन एक्शन जो रहेगा सेरेब्रोस्पाइनल एक्सिस पे रहेगा, लेकिन ये जो एक्सिस है आपके पास, इसका रेटिकुलर फॉर्मेशन से कोई लेना देना नहीं है, या फिर बहुत ही कम लेना देना है। तो यहाँ पे आपकी जो कॉन्शियसनेस है वो अल्टर नहीं होती, तो सेडेटिव प्रॉपर्टीज आपको कई हद तक कम देखने को मिलेगी। लेकिन इन ड्रग्स का जो एक्शन है वो सेंट्रल सिस्टम में हो रहा है, तो कई हद तक सेडेशन भी प्रोड्यूस करेगी, बट मेजर सेडेशन प्रोड्यूस नहीं करेगी, और कॉन्शियसनेस का लॉस तो बिल्कुल नहीं करेगी। तो इसमें ड्रग्स आ जाती है मेफेंशिन ग्रुप वाली, बेंजोडाइजेपिन, गाबा माइमेटिक्स एंड सेंट्रल अल्फा 2 एगोनिस्ट ड्रग्स। मेफेंशिन में आपके पास मेफेंशिन कैरिसोप्रोडोल, ठीक है जी, क्लोरमेजानोन और मिथोकार्बामोल आ जाती है, डायजिपाम, बैक्लोफेन और टिजानिडिन, ये आपकी फर्दर ड्रग्स है। अब बात करते हैं इनके बारे में, ये थोड़ी सी स्पेसिफिकेशंस इनकी भी अब स्टडी कर लेते हैं। जो सेंट्रल एक्टिंग है आपके पास, सेंट्रल एक्टिंग में जो मेफेंशिन है वो सबसे पहली सेंट्रल एक्टिंग स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट पाई गई थी, जो न्यूनिकल न्यूरॉन्स में आपके पास इनहिबिशन कर रही है, बिकॉज और इन्हें इंटरन्यूनिकल ड्रग्स भी कहा जाता है। अब इसका मतलब क्या है, मतलब कि ऐसे न्यूरॉन्स जो दूसरे न्यूरॉन के साथ कनेक्शन करते हैं, मीन्स सेंट्रल नर्वस सिस्टम में एक दूसरे के साथ कनेक्शन करना पड़ेगा तभी तो काम चलेगा, ऐसे थोड़ा ना काम चलेगा। तो इसलिए आप एक दूसरे के साथ यहाँ पे कनेक्शन करा जाता है, उन्हें हम इंटरन्यूनिकल न्यूरॉन्स बोलते हैं। कैरिसोप्रोडोल ऐसी एक ड्रग है जो एंटीपायरेटिक एक्टिविटी भी दे रही है, मींस फीवर को भी रिलीफ कर रही है, और साथ के साथ एंटीकोलिनर्जिक एक्टिविटीज भी देती है। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और बहुत ही कई बार पूछा जा सकता है सेंट्रल एक्टिंग से। देखिए, जो इस पूरे टॉपिक में जो मेजर क्वेश्चंस होते हैं वो ज्यादातर पेरिफेरल से होते हैं, थोड़े से क्वेश्चन स्केलेटल से सेंट्रल से होते हैं, लेकिन वो जो क्वेश्चन है वो बहुत स्पेसिफिक होते हैं। जैसे और वही स्पेसिफिक पॉइंट्स यहाँ हम आपके लिए लेके आए हैं। क्लोरमेजानोन एक ऐसी ड्रग है जो एंटी एंजाइटी एक्टिविटी भी दे रही है, और इसकी जो हिप्नोटिक एक्टिविटी भी है वो भी काफी प्रोमिनेंट रहती है। तो यहाँ पे ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग्स ऑफ द स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट कैन हैव एन एंटी एंजाइटी प्रॉपर्टी, तो वो क्लोरमेजानोन है। और ये ऐसी ड्रग है अगर जो पेन या फिर मसल स्पाज्म अगर
इस कंडीशन में प्रोड्यूस हो रहा है, अगर टेंशन या एंजाइटी की कंडीशन में प्रोड्यूस हो रहा है तो इस ड्रग का भी हम यूज कर सकते हैं। मिथोकार्मामोल एक ऐसी ड्रग है जो ऑर्थोपेडिक पेशेंट्स में यूज करी जा सकती है, ऑर्थोपेडिक प्रोसीजर के लिए यूज करी जा सकती है, और साथ के साथ टेटनस में भी इसका यूज किया जा सकता है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे मिथोकार्बामोल का। फर्दर और पॉइंट्स के बारे में बात करें तो बैक्लोफेन एक इंपॉर्टेंट ड्रग है, आपके पास गाबा रिसेप्टर पे इसका एक्शन रहता है, जो ज्यादातर केसेस में स्पाइनल इंजरीज में यूज हो रही है। बैक्लोफेन को इन डिटेल हमने हमारी सेडेटिव हिप्नोटिक्स प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस किया है। थायोकोल्चियोसाइड ये आपकी कॉल्चिसिन डेरिवेटिव ड्रग रहती है, और इस इकलौती ऐसी ड्रग है जो पूरे स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट में फोटो सेंसिटिव रिएक्शन दे रही है, मींस लाइट से किसी ना किसी तरीके की हाइपर एक्टिविटी या हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन दे सकती है। टीजरनिटिन इकलौती ऐसी ड्रग है जो अल्फा 2 रिसेप्टर ज्यादातर प्रीसाइनेप्टिक क्लेफ्ट में प्रेजेंट होते हैं, तो यहाँ पे ये एक्साइटेटरी जो आपके अमाइनो एसिड्स है उनकी इनहिबिशन करेगी। एक्साइटेशन नहीं होगा तो मसल कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा, मसल कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा तो उसका रिवर्स मसल रिलैक्सेशन ही होगा। तो और जो सेंट्रल एक्टिंग ड्रग्स है ये ज्यादातर केसेस में एक्यूट मसल स्पाज्म हो गया, एंजाइटी होगी, टेटनस जो कि क्लोस्ट्रीडियम टेटनाई की वजह से यूज होता है, और ईसीडी थेरेपीज में कन्वल्सिव थेरेपी में इनका यूज होता है। सो ये सारी चीजें इन डिटेल वी हैव ऑल डिस्कस अबाउट द स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट। जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो सकते थे वो सारे पॉइंट्स डिस्कस किए हैं आपको, और शायद अगर कोई और पॉइंट्स मिले तो वेल एंड गुड, बट 90 to 95% पॉइंट्स हमने यहाँ पे इन डिटेल डिस्कस कर दिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप एंजॉयिंग।